नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रकाश कहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहार महासंघ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ में आज की कड़ी में विजेश राजगिरे जी हैं। आप मध्य प्रदेश से हैं और जैसा कि साथियों आपको पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं। मेन काम है मेरा कोर्ट में बहस करना, लेकिन समाज सेवा का नशा शुरू से ही है। पिताजी में था, दादाजी में है, मुझ में है, हमारे पूरे परिवार में ये बीमारी है। और इसी बीमारी के कारण मैंने कहार महासंघ की स्थापना की है कि एक एक व्यवस्था विशेष ने हमारी जाति को पूरे देश में 42 उपजातियों में बांट दिया। मैंने रिवर्स काम किया है। मैं उन सभी 42 को एक मंच पे लाना चाहता हूं, आपस में परिचय करने के लिए, आपस में मजबूती करने के लिए। और समाज सेवा के इस क्रम में जो जो भी हमारे समाज के जो संघर्षशील लोग हैं, जिन्होंने अपने संसाधनहीनता और कमजोरी को अपने 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 नाकामयाबी का हिस्सा नहीं बनने दिया, उन्होंने तमाम चीजों को, बाधाओं को पार करके एक सफल जीवन जिया। और आज वो कहीं ना कहीं एक मुकाम पे बैठे हुए हैं, अलग अलग लाइन में, अलग अलग पेशे में, अलग अलग तरीके से। कोई बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया रोजगार देने की स्थिति में है। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ में विजेश राजगिरे जी हैं। विजेश जी, आपको नमस्कार। सर, घर परिवार सभी कैसे हैं, आपको भी आप कैसे हैं सर? धन्यवाद। सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, घर पे भी सभी बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, मैं संक्षिप्त में अपना परिचय जी, दे दूं। मेरा हाँ नाम विजेश बिल्कुल। राज गिरे है जी और मैं मूलतः रहड़गांव का रहने वाला हूँ, जो कि हरदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी। पिताजी फॉरेस्ट में थे, डिप्टी रेंजर। वो रिटायर्ड हो चुके हैं, करीब हम्म 15 साल हो गए हैं। हम्म हम लोग 5 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं, 1 बहन है। सभी मैरिड हैं, सभी के बच्चे हैं, सभी खुश हैं। और सबसे बड़े वाले भैया जो हैं वो टीचर हैं। उनसे छोटे वाले भैया खेती संभालते हैं, 20 एकड़ के करीब जमीन है हम लोगों की। उसके बाद मैं हरदा में अपना मेडिकल शॉप खोल के यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। छोटे वाले भाई हैं, उनका भी मेडिकल स्टोर है। और मेरा जो एजुकेशन रहा, प्राइमरी एजुकेशन 11वीं तक मेरा रहड़गांव में ही रहा। उसके जी। बाद मैं 12वीं चला गया होशंगाबाद। होशंगाबाद से 12th करने के बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ टिमरनी गवर्नमेंट कॉलेज से। और उसके बाद मैंने फार्मेसी किया वीएनएस कॉलेज और इंस्टीट्यूट फार्मेसी ऑफ भोपाल से। और उसके बाद मैंने 8 साल एमआरशिप की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पे काम करते हुए सभी डॉक्टरों से और सभी लोगों से मिला। और पिछले 6 से 7 सालों से मैं अपना मेडिकल का व्यवसाय कर रहा हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान आकर्षण चाहूंगा सर जी। कि जब मैं 99 में 12th मैंने पास किया, उसके बाद मैं फार्मेसी कर सकता था, मेरी एलिजिबिलिटी हो गई थी। लेकिन क्योंकि उस समय कोई पैरामेडिकल फील्ड में कोई नहीं था, ना डॉक्टरेट फील्ड में कोई था, तो आप मानेंगे कि 3 साल जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा मजबूरी में, तब तक मुझे जानकारी मिली पूरी कि मुझे फार्मेसी कैसे करनी है। उसके बाद जी। मैं जी। डी फार्मा करके भी अपना मेडिकल चला सकता था, जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है। लेकिन मैंने बी फार्मा किया, 4 साल का कोर्स। इसको हम कह सकते हैं कि नॉलेज की कमी। मैंने अपने 5 साल खर्च किए हैं सर। खर्च किए, बिल्कुल। और आज मैं जितना अर्न कर रहा होता, मैं मानता हूँ कि उससे दोगुना अर्न कर रहा होता। लेकिन वो मेरे गोल्डन 5 साल वो मेरे खर्च हुए हैं। तो मैं अपने सभी सामाजिक भाइयों से कहना चाहूंगा कि शिक्षा की ओर जरूर ध्यान दें, साथ ही साथ शिक्षित लोगों के साथ भी रहें, ताकि आपको प्रॉपर आपके भविष्य का गाइडेंस मिलता रहे और आप अपने समय को बर्बाद नहीं करें। तो आजकल बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि हमारे पास इंटरनेट है और हम बहुत सी चीज़ों का जो भी जानना चाहते हैं वो अपने को इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन उस समय पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, 99 में मोबाइल भी नहीं था, उस समय लैंडलाइन ही चला करता था। तो ये मेरा एजुकेशन रहा। मैं चाहूँगा कि मैं कहार महासंघ के साथ जुड़ने का जो सफर रहा, मैं थोड़ा सा उस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। जी जी। हमारे रहड़गांव में एक बंसी अंडारिया जी थे और वो साथ में क्रिकेट खेला करते थे। उनका मेरे पास फोन आया, मैं मेडिकल पे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि यार विजेश भाई, आप एक काम कीजिए, आपका मोबाइल नंबर और आपका फोटो सेंड कर दीजिए मेरे को। मैंने कहा भाई क्यों कर दूं? उन्होंने कहा यार, कहार महासंघ एक सामाजिक संगठन है, उसमें आपको जोड़ना है। अब क्योंकि पिताजी पहले
समाज के अध्यक्ष रह चुके थे रहड़गांव के, और जितने भी जो बर्तन हुआ करते थे समाज के वो हमारे घर पे ही जी रहा करते थे, तो कुछ जी जी मीटिंग वीटिंग में जाया करते थे। जी जी। कुछ बहुत से संगठनों के नाम सुने हुए थे पहले से, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं उनसे। तो जैसे ही बंसी भाई ने कहा सामाजिक संगठन है, तो कई सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए मैंने उनसे। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, आप मुझसे बात मत करो, मैं भी अभी जुड़ रहा हूँ, आप राकेश भाई डोले जी को फोन लगाइए, वो अपने कहार महासंघ के अध्यक्ष हैं अभी हरदा के। मैंने कहा ठीक है भाई, नंबर दे दे। नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद रहा नहीं गया, क्योंकि सवाल और आक्रोश दोनों दिल में थे। आक्रोश इसलिए रहता है क्योंकि आप अगर किसी जाट या बिश्नोई के लड़के को पल्सर 250 के ऊपर बैठकर जाते हुए देखते हो, बुलेट के ऊपर जाते हुए देखते हो, और आप वहां की जगह आपकी बॉक्सर गाड़ी से जाते हो, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि एक समाज इतना ऊपर क्यों, हम इस तरह की जिंदगी क्यों जी रहे हैं। तो इस तरह का आक्रोश हमारे मन में हमेशा रहता है। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, युवा जो हमारे समाज का है उसके मन में भी है, लेकिन वो पूछ नहीं सकता, और पूछे तो किससे पूछे। पिताजी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बेटा सीधा बैठ, अपनी पढ़ाई कर, उस पर ध्यान दे। तो ये आक्रोश है सभी के मन में। रहा नहीं गया, मैंने फोन लगाया राकेश भाई को। राकेश भाई से कहा कि भैया कौन सा संगठन। तो बोले भैया कहार महासंघ एक सामाजिक संगठन। मैंने सबसे पहला सवाल दागना शुरू किया उनसे कि भैया जो हमारे आरक्षण की पहला हमारी जो डिमांड है कि हमें अनुसूचित जनजाति में आरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए संगठन क्या कर रहा है। अब वो भैया भी शुरू शुरू में जुड़े हुए थे, उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं था। उन्होंने कहा भैया उसके लिए भी संगठन काम कर रहा है। फिर मैंने कहा भैया 2 महीने जो मत्स्याखेट बंद रहता है, और हमारे मछुआरा भाई जो रहते हैं वो बेरोजगार रहते हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, अगर मिलना चाहिए तो संगठन क्या कर रहा है उनके लिए। इस तरह के मैंने कई सारे सवाल उनसे पूछे। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे राकेश भाई जो है बड़े शांत प्रवृत्ति के आदमी, मतलब किसी भी चीज पे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो सोचते हैं समझते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी बातें रखते हैं। उन्होंने कहा यार आप एक काम कीजिए भैया, अपन हरदा में पहली मीटिंग रखने जा रहे हैं यहाँ कहार महासंघ की, आप आ जाइए, वहां पर वरिष्ठ लोग भी आएंगे अपने, तो अपन बैठ करके सारी चर्चा वहां कर देंगे। मैंने कहा यार ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। डिसाइड हुआ, एक तय हुई डेट, और यहाँ बिल्कुल तोप तैयार थी साहब, सवालों की बिल्कुल पूरा भरा बैठा था मैं। और आप जो लोग उस मीटिंग में आए हुए थे सभी लोग, आप कभी चर्चा करेंगे। मैं वहां गया, मैंने जयराम जी की करी, अपने नीचे बैठ गया। उनकी मीटिंग उस समय राम गोपाल जी रायकवार जी का फोन पे बातें चल रही थी, और जी फोन पे काफी सॉल्यूशंस निकाल के वो दे रहे थे, सारे लोगों की जो जिज्ञासाएं उनको शांत कर रहे थे। उनकी बातें खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने कहा अपन बाद में बात करेंगे, राम गोपाल जी को फिर से अपन फोन लगाएंगे, लेकिन अपन बैठ करके चर्चा कर लेते हैं, पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं। अब रूपरेखा तो ठीक है आप तैयार कर लोगे, मैं यहाँ बैठा हुआ था, जैसे ही बातें शुरू हुई, उस मीटिंग में सबसे ज्यादा तेज आवाज में अगर किसी ने बात की थी तो मैंने की थी। मैं नहीं मानता कि इतना आक्रोशित होना चाहिए किसी आदमी को किसी मीटिंग में। सामाजिक लोग हैं, वो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो बेहतर करना चाहते हैं, इस स्थिति से ऊपर लेके मैं आना चाहते हैं, मैं इसलिए आपको वो। सिर्फ मैं आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। वो जो आपका जी आक्रोश था ना, वो आक्रोश हर उस ईमानदार आदमी के अंदर होता है जो अपने समाज को थोड़ा ऊपर देखना चाहता है। वो आक्रोश असल में बिल्कुल। उस चीज का होता है। जी, आगे कंटिन्यू करें। तो मैंने वहां पर जितने सवाल पूछे उनमें एक प्रमुख सवाल मैं आप मतलब रखना चाहता हूँ, और उसको थोड़ा विस्तृत रूप भी दूंगा। मैंने कहा कि हमारे समाज की बहुएं, बेटी, माँ, ये जो दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ करने जाती हैं, ये कहाँ तक सही लगता है। और जब आप अपने घर में किसी बेटी को ब्याह करके लेके आते हैं,
बहू बना करके, घर की लक्ष्मी बना करके लेके आते हैं, और वो आपके घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के घर जा करके उसके झूठे बर्तन साफ करती है, आपके आत्मसम्मान कहाँ चला जाता है उस समय? क्या आप में इतना पुरुषार्थ जिंदा नहीं है हम्म, कि आप धनार्जन कर सके और उनका पेट पाल सके? और मैं आज के इस समय की बात करूं कि आज जब सरकार आपको, अगर आप गरीब हैं तो बीपीएल कार्ड आपका बना होगा, आपको खाने के लिए, आपकी चिकित्सा के लिए, आपको मकान के लिए, आपकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि यार मैं भूखा मर रहा हूं, अगर सरकारी योजनाओं को देखा जाए तो। मतलब आप महत्वाकांक्षी हैं, आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपका आत्मसम्मान भी आपको गिरवी रखना पड़े। और एक और इस कड़ी में जोड़ना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, और ये कठोर शब्द है कि जब आप अपनी बहू, बेटी, माँ, बहन को जब दूसरों के घर में बर्तन झूठे साफ करने पहुंचाते हैं, उनका काम करवाने पहुंचाते हैं, आप संभावनाएं बढ़ा देते हैं आपकी नस्ल में वर्ण संकर पैदा करने। सही बात। संभावनाओं को बढ़ा, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ना किसी पे दोषारोपण कर रहा आपने हूँ, आपने इन जनरल लेकिन एक बात बोला, ये शोषण होता हाँ, आया है, शुरू से होता आया है, और न सिर्फ हमारे साथ में बिल्कुल बल्कि आप, पूरे दुनिया के हर उस कौम के साथ में जो कमजोर रहेगा, हाँ, सीधी सी बात है। तो तो जब आपके नस्ल शुद्ध नहीं रहेगी, आपके घर में अगर वर्ण संकर रहेगा, तो वो ना तो आपके समाज के प्रति उतना लगाव रखेगा, ना आपके आदमी लोगों के बीच में लगाव रखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और मैं चाहता हूं कि ये कुरीति बंद होनी चाहिए, महत्वाकांक्षाएं कम होनी चाहिए, पुरुषार्थ ज्यादा होना चाहिए आदमी को अपनी मेहनत से। और मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं आपके यहाँ पर, जिसमें बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, आप सिर्फ शिक्षा को नहीं कह सकते कि मैं शिक्षित नहीं हूँ इस वजह से धनार्जन नहीं कर सकता, कई सारे अशिक्षित लोग या बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और ना बिल्कुल सिर्फ काम कर रहे हैं, और 10 शिक्षित लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जो इंटरव्यू का जो आप, सीरीज है, ये लेके चलने का कारण यही जी, था। जी। जी, मीटिंग खत्म हुई, मैं गोपाल जी से, राम गोपाल जी से मैंने चर्चा की, सभी लोगों से चर्चा करने के बाद मैंने वहां पर एक घोषणा की कि आज के बाद मैं अपना तमाम जीवन जो भी है वो समाज को समर्पित करता हूँ, और कहार महासंघ मुझे जब भी, जहाँ भी कहेगा कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ उपस्थित होना है, यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, बिल्कुल वहाँ उपस्थित रहूंगा। तो इस तरह से हम लोगों की पहली मीटिंग हुई, और उसके बाद सभी लोगों से मुलाकात होती रही, चर्चाएं चलती रही। हमारे सुनील भाई नायर जी उस समय सचिव थे हमारे हरदा जिले के, डिस्कशन चलता रहा। फिर फोन आया एक दिन उनका कि विजेश भैया अपने को एक काम करना है, अपने को जयमलपुरा चलना है। जयमलपुरा, मैंने कहा यार ये कहाँ है? तो बोले अपने हरदा से 40-50 किलोमीटर दूर इंटीरियर में है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैंने कहा यार मैंने देखा नहीं है, तो बोले कि हम हरदा आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ जाइए। वो हरदा आए, तो मिले, हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचय दोबारा लिया। बोले यार मैं एक काम करता हूँ, फोन लगा लेता हूँ अरुण भाई को जयमलपुरा में जो है, और उन लोगों से पूछ लेता हूँ कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या होना है। अब इन्होंने फोन लगाया, अरुण भैया सारे लोग आ गए। तो अरुण भैया ने वहां से पूछा कि यार भैया मेरे को व्यवस्थाएं क्या क्या करनी है, नाश्ता, फूल मालाएं, कुर्सी और ये वो सारी चीजें। तो उस आदमी की मुझे एक बात दिल को आज तक छूती है। उस आदमी ने कहा, हमारे अरुण भाई, हमारे नायर जी ने, अनिल नायर जी ने, प्रदेश सचिव जी उस टाइम, उस समय थे यहाँ पर, जिला सचिव थे उस समय। उन्होंने कहा अरुण भैया कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ पानी पिला देना और चटाई बिछा देना, जिसपे हम बैठ करके अपने लोगों से अपनी बातें कर सकते। हमें सम्मान की जरूरत नहीं है, हमें फूल मालाओं की जरूरत नहीं है, हमें किसी ताम झाम की जरूरत नहीं है।
मैं वहाँ कहार महासंघ के सही उद्देश्य को समझा। क्योंकि जब आदमी ये कहता है कि हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ अपनी बातें रखने का मौका चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। मीटिंग में गए, जयमलपुरा पहुंच गए। जयमलपुरा पहुंचने के बाद 7-8 बुजुर्ग लोग आए हुए थे, जो पहले से हर समाज की समितियों में कहीं ना कहीं भाग लिया करते थे। बुजुर्ग थे, 70 65 70 के आसपास थे। हम लोगों ने अपनी बात रख रहे थे, और उस समय मैंने एक वो लम्हा जिया है जहां मैं करीबन रोने वाला था। वो बुजुर्ग लोग जब हम बोलते थे तो ऐसे करके हाथ जोड़ते थे हमारे। आप आप कल्पना करें कि आप ना तो उम्र में ज्यादा, ना आप तजुर्बे में ज्यादा, वो बुजुर्ग आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं इस तरह से। वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि यार अब अब समाज का कुछ होगा। अब शायद हमने जिस तरह की जिंदगी जी ली वो जी ली, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां हो सकता है कि बहुत बेहतर जिंदगी जिए। ये लोग कुछ करेंगे, ये लोग कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की जिंदगी को संवारेंगे। ये उम्मीद उनके मन में मैंने देखी। उन उम्मीद भरी नजरों को जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मैं आज महसूस करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार वाकई हम लोग बहुत अच्छा काम, ये ये लगता है। मीटिंग बहुत सफल रही, वायरल हुई, सभी जगह पे गई। पुरानी जो समिति, हरदा में अगर समिति का नाम माना जाए तो हंडिया पे शंकर मंदिर, जो कि हमारे पूर्वजों की देन है, वो बनाया हुआ है। और उस मंदिर का देख रख रखाव और समाज के सारे निर्णय उस जगह पर होते हैं। वहां पे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी बने हुए। जब उन लोगों के पास ये बात गई कि यहाँ पर कहार संघ की मीटिंग हो रही है, और इतने अच्छे लोगों ने ये यहाँ पर अपनी बातें रखी और इस तरह की बातें रखी हैं, और उन्होंने जब सुना तो वो खुद कहार महासंघ में आ, उनको लगा कि वास्तव में आज जीवित हुए हैं, हमारे युवा फिर से पैदा हुए हैं, और इस समाज के लिए हम बेहतर कुछ कर सकते हैं। मीटिंग में मैंने एक नारा दिया था, हर घर से एक नर। हर घर से एक नर जुड़ना चाहिए कहार महासंघ में। उस नारे को लेकर हम चलते रहे। सभी लोग उस चीज को फॉलो करते हैं, मानते हैं कि हर घर से एक नर जुड़ना चाहिए। मैं मातृ शक्तियों के भी बहुत ज्यादा फेवर में हूँ, होना चाहिए उनको। लेकिन जब हमारी शुरुआत थी वहां पर, तो हमारा प्राइमरी उद्देश्य हमने ये बनाया था कि हर घर से एक व्यक्ति अवश्य संगठन में होना चाहिए। कई सारी मीटिंगें हुई, उसके बाद दौर चलते रहे मीटिंगों के, और हमारा सारा फोकस सिर्फ मीटिंग करने पे था। जितनी ज्यादा लोगों से मिलो, जितने ज्यादा लोगों को अपने विचार पहुंचा सको उनकी। उस मीटिंग में हम पहले समस्याओं पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, और अंत में हम उनकी समस्याओं का निवारण। ये दो चीजें होती हैं, ताकि लोगों को क्लियर हो कि हाँ वास्तव में हमें समस्या भी है। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि ये हमारी समस्या है। उन्हें ये लगता है कि ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, और ये जिंदगी जीने के लिए ही पैदा हुए हैं, और इसी तरह से मरना है। आपने क्या क्या आपने वाकई। बहुत जी। जी 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 आपने बहुत गंभीर और बहुत सारगर्भित बातें बताई। तो विजय जी, आज के युवाओं को जो ये कहते हैं, आपने तो सीरीज ऑफ इंटरव्यू देखा है, अलग अलग जिले से, अलग अलग गांव खेड़े से। आपने देखा कि जी। कैसे कोई लड़की अपने बल पे आज पढ़ाई कर रही है, कैसे कोई लड़का जी। दूसरे आदमी के यहाँ जाके झाड़ू पोछा। अभी इंटरव्यू मैंने डाला है आपके जस्ट पहले, आप देखिएगा, संतोष जी। जी नाम है उनका। हमारे समाज के लोग हैं, और वो पढ़ाई के प्रति उनकी ललक और भूख इस तरह की है कि वो दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाकर के झाड़ू पोछा, कपड़ा, खाना पीना सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो एक सर्वेंट वाला काम बिल्कुल। होता है। और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, आज सफल हैं, पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए, आज अपने घर परिवार को भी चला रहे हैं। पिताजी की डेथ हो गई और उनके पास ऑप्शन था कि वो शहर में रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, माँ है और भाई बहन है। वो वापस अपने गाँव में आते हैं और अपने पूरे परिवार को संभालते हैं, और फिर जॉब लेते हैं और आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज के युवाओं को बहुत शॉर्ट में
एक दो तीन सेंटेंस में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग पैसे की कमी का रोना रोते हैं, संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं? नहीं साहब, मैं मानता हूँ कि ना तो पैसों की कमी है, पैसा बिछा पड़ा है, अथाह पैसा है। आप में अगर गुण है, आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी काम को करते रहें तल्लीनता से, और अगर मेहनत से उस काम को करेंगे। मैं अभी सिराली में एक बंदा था, और वो कहता है कि मैं पप्पू प्लास्टर के नाम से जाना जाता हूँ पूरे हरदा में, पूरे सिराली में। जी। बोले क्या करते हो? बोले पुट्टी का काम करता हूँ और ऐसी ऐसी डिजाइन बनाता हूँ कि आप दंग रह जाएंगे, पूरे हरदा में मैं छा जाऊंगा अगर जिस दिन मेरे को यहाँ पे आपने इनवाइट कर दिया और एक बार मैंने कहीं काम कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक अपनी बात। समाज का, अपने तो आप समाज कोई का भी काम करो ना, आप कोई भी उसमें काम, कोई भी उसमें डूब काम कर करो। कीजिए, उसमें डूब कर कीजिए। बिल्कुल आप निश्चित बिल्कुल तौर पे मेहनत ना से काम आपको करेंगे। जी। तो बात वही है कि सरकारी नौकरी पाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, धन की कमी कभी भी आड़े नहीं आएगी। आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस जरूर होइएगा। आप एक बार अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर एक दो बार रिपीट कर दीजिए ताकि जो भी लोग आपसे संपर्क करना चाहे आपसे संपर्क कर सकें। जी, मेरा नाम विजेश राजगिरे है। हरदा कहार महासंघ में मैं संभाग सचिव होशंगाबाद हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 7354823423, 7354823423। और जिस भी भाई को ऐसा लगता है कि मुझे मेडिकल खोलना है और यहाँ पर आवश्यकता है या किसी भी जगह पर जहाँ पर लगता है, मैं पूरा सहयोग करूंगा, सारी जानकारियां आपको दूंगा। और जब चाहें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे विजेश जी। अब जी, मैं मैं कंक्लूड सारांश में जी, 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 बिल्कुल, मैं बिल्कुल, सर बिल्कुल। एक, मेरा एक सपना है सर, जी, और मैं वो कहना चाहूंगा कि एक, जैसे चार हमारे धर्म में तीर्थ माने गए हैं, हुँ। चारों धाम माने गए हैं, चार धाम कहते हैं जिनको, कि भैया वहां जाते हैं तब आपको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। मैं चाहता हूं कि हर समाज का एक धाम हो, केवट धाम, जहां से केवट जी ने पार किया था भगवान श्री राम को। और जीवन में अगर आप एक बार उस धाम नहीं जाते हो, उस जगह पे नहीं जाते हो, ना तो आपके पूर्वजों, आपके पुरखों को मोक्ष मिलेगा और ना आपको मोक्ष मिलेगा। वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर विश्व का, भारत के हर एक कहार वहां पर जाए, और जीवन में एक बार वहां जाना अनिवार्य हो। हमें ऐसे ट्रेंड सेट करने पड़ेंगे, ऐसे विचारों को बोना पड़ेगा, ताकि समाज किसी भी माध्यम से, चाहे वो एक धाम बना करके हम एकजुट करें या किसी भी माध्यम से एकजुट करें, हमें एक तीर्थ बना के तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका विचार बहुत बढ़िया है। इस पर सभी लोग विचार करेंगे और उम्मीद करता हूँ आज की बातचीत बहुत लोगों को प्रेरित करेगी। साथियों, जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं मैं पेशे से वकील हूँ। ये रिकॉर्डिंग, ये लाइटिंग और ये फ्रेमिंग तैयार करना मेरा मेन काम नहीं है। जैसा भी टूटा-फूटा प्रयास मैं कर पाया हूँ अपने सीमित संसाधनों से, आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस तरह की जो भी प्रस्तुति आप सभी के सामने आ रही है वीडियो के रूप में, एक एग्जाम्पल सेट करने के रूप में आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आप सभी इसको देखें, जहां कहीं कमी हो कमेंट्स में डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि इस वीडियो का जो मूल मकसद है आप सभी को ये बताना कि पैसे की कमी या अन्य कोई भी कमी किसी भी आगे बढ़ने वाले को नहीं रोक सकती है, और जिसे आगे नहीं बढ़ना है उसे कोई भी संसाधन आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये अंतिम बात है। तो विजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सर, मेडिकल लाइन के आदमी हैं, आपका मैंने बहुत बहुत कीमती समय लिया है इसके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सब बहुत बहुत बहुत। आभार। उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित रहेंगे और हम सभी सुरक्षित रहेंगे, और आगे भी ये वीडियो की सीरीज इस तरह चलती रहेगी। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जी, सभी